वो एरिथमा मल्टीफॉर्म के एससीक्यूज़ नहीं आए हुए, मुझे गलती लगी है। वो एरिथमा नोडोज़म के एससीक्यूज़ है, ठीक है। वो हम बाद में भी डिस्कस करते हैं इसके बाद। अदरवाइज़ जो इसमें से मोस्टली एमसीक्यूज़ बनते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। इसमें से जो टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस हम नेक्स्ट करेंगे ना, उसमें से एक एससीक्यू आया हुआ है, उसको हम इसके साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक हो गया। अब ये जो दोनों डिजीज़ हैं, स्टीवन जॉनसन और टॉक्सिक एपिडर्मल, इनमें से बहुत एमसीक्यूज़ बनते हैं, तो इनको ध्यान से देखना है। बहुत इजी एमसीक्यूज़ हैं और वो मतलब बहुत अच्छे से सॉल्व होते हैं। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, सबसे पहले तो हमारी जो है ना लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हैं ये दोनों, ठीक है। एक्सफोलिएटिव म्यूकोक्यूटेनियस डिजीज़, एक्सफोलिएटिव मतलब कि अब स्किन सेपरेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जो एपिडर्मिस और डर्मिस का एक जंक्शन होता है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। एपिडर्मल सेपरेशन जब हमारी बॉडी में लेस दैन 10% बॉडी सरफेस एरिया अगर हमारा एपिडर्मल सेपरेशन की तरफ जा रहा होगा ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ठीक है। ये देखें क्या हो रहा है, स्किन को ऐसे छिलके की तरह ना हमारी स्किन उतर रही है, हमारी नहीं पेशेंट की क्या हो रही है, स्किन उतर रही है छिलके की तरह ना। तो अगर ये जो छिलके की तरह स्किन उतर रही है, अगर ये लेस दैन 10% बॉडी सरफेस एरिया को कवर करेगी, सो दिस इज़ द स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ठीक है। और दूसरी क्या है, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें एपिडर्मल सेपरेशन जो है वो कितनी होगी, 30% से ज़्यादा बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें, अगर तो हमारा, इसको बहुत शौक है जाने का उधर, अच्छा, अगर तो हमारा जो है वो लेस देन 10% बॉडी सरफेस एरिया जो है उसकी स्किन उतर रही है, एक्सफोलिएटिव हो रही है, सेपरेशन हो रही है, तो दिस इज़ स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। अगर 30% से ज़्यादा हो रही है, सो दिस इज़ टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। और अगर 10 to 30% है तो फिर क्या होगा, दोनों को ओवरलैप हो जाएगा, स्टीवन जॉनसन का भी और टॉक्सिक एपिडर्मल का भी, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ में टिपिकल एमसीक्यू आता है कि लेस देन 10% बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व हुआ है तो कौन सी डिजीज़ होगी, तो लिखना है स्टीवन जॉनसन। मोर देन 30% हुआ है तो किसका होगा, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, ठीक है। ये पिक्चर्स की फॉर्म में हमने देख लिया। अब हम कैसे इसकी डायग्नोसिस करते हैं, स्किन बायोप्सी लेते हैं, ठीक है। ये आपका जो है इम्पॉर्टेंट यूक्यू है कि अर्ली डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं। वैसे तो हम ये देख लेते हैं स्किन को देखते हुए ना कि अगर 30% से ज़्यादा है तो दैट इज़ द टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। इसके अलावा हम स्किन बायोप्सी ले सकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा हम क्या करते हैं, सीबीसी करवाते हैं, यूरिया, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। ये सब का क्या होता है कि इट इज़ जस्ट लाइक जैसे किसी की बर्न होती है ना स्किन, तो आपको पता है किसी की स्किन जलती है तो उनमें से सारा इलेक्ट्रोलाइट लॉस होना शुरू हो जाता है, फ्लूइड लॉस होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे भी सेम वही केस है। इन लोगों को हमने जो है बर्न यूनिट के अंदर डालना होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट देना होता है इनको, ठीक है। और इन लोगों के अंदर उसी तरह इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा होता है जिसकी वजह से इनकी बॉडी में इनकी किडनी इफ़ेक्ट हो रही होती है, ठीक है। और ओवरऑल जो है इलेक्ट्रोलाइट लॉस की वजह से फिर हम इनके टेस्ट करवाते हैं, यूरिया, क्रेटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट, सीबीसी, ठीक है। तो ये सब कुछ, और ग्लूकोज लेवल चेक करवाते हैं इन लोगों का। तो ये देखें, ये आपको पता होगा रूल ऑफ 9 याद है आपको, हमने उसमें देखा था, फोरेंसिक मेडिसिन में पढ़ा था कि हेड एंड नेक जो है वो 9% इन्वॉल्व करते हैं, चेस्ट एंड अपर बैक जो है ये 9% ईच, मतलब आगे और पीछे, और फिर एब्डोमेन एंड लोअर बैक 9% ईच, मतलब आगे और पीछे, आर्म जो है वो 9% ईच, मतलब दोनों साइड्स के, और फिर जेनिटल एरिया 1% है, और लेग जो है वो 18% ईच, ठीक है। तो ये टोटल जो है हमारा बन जाएगा पूरा, लेकिन इसमें से अगर 10% से कम होगा मतलब, तो दैट इज़ स्टीवन जॉनसन, और अगर 30% से ज़्यादा होगा तो टॉक्सिक एपिडर्मल, ठीक है। ये रीड कर लें, जस्ट इस तरह की स्लाइड जस्ट रीड के लिए ऐड करती हूँ। अच्छा, इसके अलावा ये होता है, ये जो मैंने बताया ना छिलके की फॉर्म पे स्किन उतरती है सिंपल, इसको हम क्या कहते हैं, निकोल्स्काई साइन, ठीक है। ये हमें पेम्फिगस वल्गैरिसिक डिजीज़ होती है उसमें भी मिलता है कि निकोल्स्काई साइन इज़ प्रेजेंट इन
वन स्लाइट रबिंग ऑफ द स्किन रिजल्ट्स इन एक्सफोलिएशन ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर। मतलब हम हल्का सा स्किन को ऐसे रब करते हैं और वो जो स्किन होती है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। ठीक है, तो इसके कॉजेज़ क्या हैं? सिंपल वही ड्रग रिएक्शंस की वजह से ये होता है। इसमें जो मेडिकेशंस मोस्टली इन्वॉल्व होती हैं, एंटी एपिलेप्टिक्स हैं, सल्फा ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, एलोप्यूरिनॉल है, नेविरपीन है और इसके अलावा एनसिड्स हैं। ठीक है, ये सब इसके कॉजेज़ हैं। और माइकोप्लाज्मा जैसे हमारा एरिथेमा मल्टीफॉर्म कर रहा था वो ये भी करवा सकता है, ये जो है टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। ठीक है, फिर आता है स्किन कौन सी इन्वॉल्व होती है। तो टिपिकली हमारी जो स्किन होती है वो इस तरह से इन्वॉल्व होती है कि शुरू में जो है मैक्यूल्स बनते हैं, टारगेट लियंस बनती हैं जैसे एरिथेमा मल्टीफॉर्म में बनी थी, बाद में यही विजाइकल बुल्ले बनते हैं और फिर वहाँ से स्किन की नेक्रोसिस और स्लपिंग स्टार्ट हो जाती है। और म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट भी इसमें बहुत कॉमन है इन दोनों के अंदर, स्टीवन जॉनसन में भी और टॉक्सिक एपिडर्मल में भी। ठीक है, उसके बाद ये है कि इसमें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा होता है जैसे कि मैंने आपको बताया, और पेशेंट के अंदर चांसेस होते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन एंड सेप्सिस की। इस वजह से हम क्या करवाते हैं, CBC करवाते हैं और मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ पेशेंट जा सकता है। इस वजह से इसका ट्रीटमेंट हमारा क्या होगा, ICU में होगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट कहाँ देना चाहिए, ICU में देना चाहिए। तो हमने इन लोगों को कहाँ पे एडमिट करवाना है, ICU में, बर्न यूनिट के अंदर। और फिर इनकी जितनी भी मेडिकेशंस हैं जिनकी वजह से इनको ड्रग रिएक्शंस हो रहे हैं उन सबको स्टॉप करवाना है। एग्रेसिव रिहाइड्रेशन करनी है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करनी है, मतलब यही कि पेशेंट्स को मल्टी ऑर्गन फेलियर हो रहा है, लंग्स इन्वॉल्व है तो एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन वो सब कुछ हमने किया। उनकी न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन मेंटेन की, IV फ्लूइड्स दिए उनको। और उनको जो भी अगर उनको जो भी मतलब वो होता है एक स्पोर्टिव ट्रीटमेंट, ठीक है, वो सब हमने दिया उनको। उसके बाद आता है कि अर्जेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट कंसल्टेशन। ठीक है, बिकॉज वी नीड एक्सपर्ट्स। ठीक है, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट बिकॉज इनके अंदर आइज़ भी इन्वॉल्व होती हैं। देन शॉर्ट कोर्स ऑफ IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है इन लोगों के अंदर हम देते हैं। ठीक है, तो स्टीवन जॉनसन्स को देख लें, एक हमारा अच्छा सा टेबल, ईटियोलॉजी देख लें, क्लिनिकल फीचर्स और मैनेजमेंट। ठीक हो गया, सो ये हो गया हमारा टॉपिक। ओके, देख लें, बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ है कि पेशेंट प्रेजेंटेड इन द इमरजेंसी में आएगा ना पेशेंट, इसका टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस का ICU में शिफ्ट करेंगे ना इसको बर्न यूनिट के अंदर। क्या हो गया उसको, सडन इरप्शन ऑफ ब्लिस्टर्स ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी भरी हुई है उसकी ब्लिस्टर्स के साथ। जब हमने देखा तो स्लफिंग हो रही थी, शीट्स ऑफ स्किन फ्रॉम द ट्रंक एंड लिम्स। ठीक है, स्फीयर कंजक्टिवाइटिस, उसकी आइज़ इन्वॉल्व हो गई हैं, ओरल एंड जेनिटल अल्सरेशन। ठीक है, फिर क्या है, जब हमने पूछा तो पेशेंट ने बताया, जब हमने पूछा तो हमने पूछा ड्रग हिस्ट्री का, तो उसने बताया कि मुझे जोड़ों में दर्द थी, तकलीफ़ थी, तो मैंने उसके लिए दवाई इस्तेमाल की। मीन्स उसने सम काइंड ऑफ एनसिड्स यूज़ की थी जिसकी वजह से उसको ये ड्रग रिएक्शन हो गया। ठीक है, सो व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस। अब यहाँ पे हमने जैसे कि सोचा कि ऑल ओवर द बॉडी सरफेस, तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि उसको मोर देन 30% इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है, सो दैट्स वाई वी विल कंसिडर दिस एज अ टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस केस। ठीक है, तो व्हाट इन्वेस्टिगेशंस यू विल ऑर्डर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम जो है वो एक तो 30% से ज़्यादा होनी चाहिए, CBC, इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लूकोज लेवल हम करवाएंगे, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह। और इसके अलावा हम क्या करवाएंगे, स्किन बायोप्सी करवाएंगे। स्किन बायोप्सी इज़ फॉर द अर्ली डायग्नोसिस। ठीक है, हाउ विल यू मैनेज दिस केस, सबसे पहले ICU में शिफ्ट किया और वहाँ पे सपोर्टिव थेरेपी, सारा ड्रग्स को अवॉइड किया और सब कुछ जैसे मैंने आपको बताया उससे सब उनको मैनेज करेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इसके साथ ही हम अच्छा ये नेकोल्स का इस साइन जो है इसको देख लें कि थोड़ा सा हमने स्किन को रब किया और वो छिलके की फॉर्म में उतरना शुरू हो गया। दिस इज़ एक्चुअली नेकोल्स का इस साइन। ठीक है, अगेन हेयर छिलका उतर रहा है, ये बहुत अच्छी वीडियो। जल्दी से इस टॉपिक को देख लेते हैं, बहुत ही आसान है, एरिथेमा नोडोजम। ठीक है, एरिथेमा नोडोजम से आपको क्या पता चल रहा है, एरिथेमा से क्या पता चल रहा है, कौन से कलर का होगा, ये रेड कलर का। नोडोजम से क्या पता चल रहा है कि ये नोड्यूल्स होंगे। ठीक है, सिंपली रेड नोड्यूल्स, ये तो आपको पता चल गया डिज़ीज़ के नाम से। तो ये जो आपको
शिन्स पे नज़र आते हैं मोस्टली, आपको सिनेरियो में भी आता है शिन्स के ऊपर बने हुए हैं रेड कलर के, ठीक है, नोड्यूल्स बने हुए हैं। सो डीप एरिथेमेटिस, डीप क्या है, डीप मीन्स के ये जो है ना हमारी स्किन के जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ होंगे ना वहाँ तक जाएगा, डीप जाएगा, ठीक है, डीप जाएगा। जैसे हमारा कंसिडर कर लें, जैसे हमने पढ़ा था ना इम्पेटाइगो, वो था सुपरफिशियल एपिडर्मिस, फिर क्या था एरिसेपेलास, ठीक है, वो कहाँ थे डर्मिस में, फिर क्या था सेलुलाइटिस, वो कहाँ तक गया था सबक्यूटेनियस टिश्यूज़। समझ लेंगे सेलुलाइटिस की तरह ही है कि ये जो है डीप जाता है, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। तो डीप एरिथेमेटिस होंगे, नोड्यूल्स होंगे और पेनफुल होंगे, सिमेट्रिकल होंगे, ऑन द लोअर लेग्स मोस्टली होते हैं, फीमेल में होते हैं, और मोस्टली जो फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं उनके अंदर होता है। हाइपर सेंसिटिविटी पैनिकुलाइटिस, पैनिकुलाइटिस मीन्स स्किन लेयर्स जो नीचे तक इन्वॉल्व हो रही हैं। फीवर, चिल्स, मलेज, ल्यूकोसाइटोसिस, ये सब कुछ मिलेगा। डिजीज़ एसोसिएशंस क्या है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस हैं, ड्रग्स हैं विच इंक्लूड द ओसीपीज़, मैंने जैसे बताया कि फ़ीमेल पेशेंट्स होती हैं ओसीपीज़ ले रही होती हैं, उनके अंदर बन जाते हैं। सल्फोनामाइड्स, आयोडाइड्स, प्रेगनेंसी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीबी, डीप माइकोसिस, सार्कोइडोसिस, आईबीडी, ठीक है, हम आगे देखते हैं इसके कॉजेज़, ये सारे आएंगे। सो पेनफुल रेड सबक्यूटेनियस, पेनफुल बताया कि दर्द हो रही होती है, रेड कलर के होते हैं, सबक्यूटेनियस होते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज है पेनिकुलाइटिस की, इसमें जो है सारी स्किन इन्वॉल्व होती है। एलिवेटेड नोड्यूल्स होते हैं टिपिकली ऑन द इंटीरियर रिस्पेक्ट ऑफ द टिबिया, जैसे कि हमने फिगर में देखा। फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं अगेन, जो ओसीपीज़ ले रही होती हैं या प्रेग्नेंट होती हैं। कॉजेज़ क्या हैं, या आपके कॉजेज़ टिपिकल आपका जो है यूक्यू आता है कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ एरिथेमा नोडोसा, ठीक है। सो सबसे पहले तो आप कहोगे इडियोपैथिक हैं 20% केसेस, नहीं पता क्यों बन जाते हैं नोड्यूल्स। नेक्स्ट बैक्टीरियल है, जिसमें वी हैव द स्ट्रेप्टोकोकाई, वी हैव द टीबी, लैप्रोसी, वी हैव द माइकोप्लाज्मा। स्ट्रेप्टोकोकाई देखें, स्ट्रेप थ्रोट हुआ था किसी को पहले, ठीक है, और अब आगे जो है मसला हुआ है, ठीक है। जैसे हमने इम्पेटाइगो वगैरह देखे थे ना, स्टेप और स्ट्रेप इन्वॉल्व होते, उसी तरह स्ट्रेप है और माइकोप्लाज्मा यहाँ पे भी है। जैसे हमने एरिथेमा मल्टीफॉर्म में देखा था माइकोप्लाज्मा था, स्टीवन जॉनसन में उनमें भी थे हमारे ये माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा देखें बहुत सी डिजीज़ करवा रहा है, उसमें से एक ये भी है, एंड द टीबी, लैप्रोसी, ठीक है, और यर्सीनिया। फिर फंगल में भी हैव द कॉक्सीडियोमाइकोसिस, वायरल में भी हैव द कैट स्क्रैच फीवर, द ड्रग्स जिसमें वी हैव द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीमेल्स यूज़ करी होती हैं, और सल्फोनामाइड्स। सिस्टेमिक डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, आईबीडी के लोगों के अंदर, सार्कोइडोसिस के लोगों के अंदर, मैलिग्नेंसी, बैसिड डिजीज़ के लोगों के अंदर ये कॉमन होती है। तो इडियोपैथिक हो गया, बैक्टीरियल हो गया, फंगल हो गया, वायरल हो गया, ड्रग्स हो गई, और सिस्टेमिक डिजीज़ हो गई, ठीक है। ये आपके कॉजेज़ हैं, याद रखने हैं, ये आपका यूक्यू है। सो इट इज़ अ लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द स्किन। लोकलाइज मतलब एक जगह पर ऐसे दाना सा नोड्यूल सा बना होगा। इट इज़ सेकेंडरी टू रीसेंट इन्फेक्शंस ऑन द इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, जैसे कि हमने देखा। इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी, ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। द मोस्ट कॉमन कॉजेज आर recent streptococcal infections, coccidiomycosis, histoplasmosis, sarcoidosis, IBD, syphilis, TB, hepatitis, enteric infections such as Yersinia। तो ये सारे हमने ऊपर टेबल की फॉर्म में देख लिए, ठीक है। देन इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल, ऊपर देखा था लोकलाइज, लेकिन मल्टीपल ये कह रहे हैं कि लोकलाइज तो है लेकिन जगह जगह पे बना हुआ है। मल्टीपल पेनफुल रेड रेज नोड्यूल्स ऑन इंटीरियर सरफेस ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज, ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन द फॉर्म ऑफ फिगर। दे आर एक्सट्रीमली टेंडर टू पैल्पेट, अगेन वही बात, दर्द हो रही होगी पेशेंट को, दे डू नॉट अल्सरेट एंड दे जनरली लॉस्ट अबाउट 6 weeks, ठीक है। तो डायग्नोसिस हम क्या करवाएंगे इन लोगों के अंदर, हम क्योंकि कॉज है ना, कॉजेज़ इतने ज़्यादा है, तो हम इन्फेक्शन को रूल आउट करेंगे कि किसी इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं बन गए। तो CBC, ESR और C रिएक्टिव प्रोटीन्स। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट टू टेस्ट फॉर द TB, INF विच इज़ इंटरफेरॉन गैमा रिलीज़ ऐसे, वो चेक करवा लेंगे। प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लेंगे फीमेल्स के अंदर,
ठीक है। सेक्शुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की स्क्रीनिंग करवा लेंगे, चेस्ट रेडियोग्राफ करवा लेंगे फॉर टू रूल आउट द टीबी एंड सार्कोइडोसिस, ठीक है, जो कि हमारे लंग्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। और इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस के लिए हम कौन से टाइटर्स करवाएंगे, ठीक है, ASO टाइटर्स। They can help determine who has recently had an streptococcal infection if there is no other etiology apparent from the history। अगर नहीं समझ आ रही तो फिर हम इसके टेस्ट कर सिंपली जो कॉजेज़ हैं उनके टेस्ट करवा लेंगे। सिंपल है ये, इस लेवल पे आके आपको ये तो समझ आ जानी चाहिए कि कॉजेज़ को हमने किस तरह से उसमें से इन्वेस्टिगेशंस निकालनी है। अगर आपके माइंड में कॉजेज़ होंगे तो ईज़िली यू कैन जस्ट राइट द इन्वेस्टिगेशंस कि मैं ये करवाऊँ, ठीक है। ट्रीट क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या होगा, वही जो कॉज है उसको ट्रीट करेंगे, ट्रीट द अंडरलाइन डिजीज़। और इसमें हम क्या करवाते हैं, बेड रेस्ट करवाते हैं, लेग एलिवेट करवाते हैं, ठीक है, बेड रेस्ट, लेग एलिवेशन। हीट देंगे पेशेंट को दर्द के लिए, एनाल्जेसिक्स देंगे, एंसर्स देंगे, लाइट कंप्रेशन बैंडेज देंगे जस्ट लाइक दिस, ठीक है। और अगर वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को मतलब नहीं रिस्पॉन्ड कर रही, जो अभी हमने उसको दर्द वगैरह के लिए दी है कि उसको बेड रेस्ट की, लेग्स एलिवेट करके उसके ऊपर जो है वो हीट अप्लाई करके एंसर्स एनाल्जेसिक्स देना शुरू किए, और ये हमने प्रेशर बैंडेज लगाई लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, नहीं फ़र्क पड़ा तो क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन देंगे। लेकिन अगर फिर भी रेजिस्टेंट केसेस हैं तो फिर हम क्या देंगे, डेप्सोन, ठीक है, ये आपको पता है ना, ये एंटी टीबी में और लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में डेप्सोन यूज़ होती है। कॉल्चिसिन देंगे और प्रेडनिसोलोन, स्टेरॉइड्स की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। और इट इज़ यूजली सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन, रिजॉल्व विद इन द फ्यू वीक्स, जैसे हमने पढ़ा कि 6 वीक्स के अंदर रिजॉल्व हो जाता है, सिम्टोमेटिक थेरेपी से ठीक हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस, ओके। देखिए कि हाँ सिंपल, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट केस आ रहा है यहाँ पे सोर थ्रोट है, ठीक है, स्ट्रेप थ्रोट होता है ना। उसके बाद उस सोर थ्रोट होने के बाद उसको नोड्यूल्स बनना शुरू हो गए शिन्स पे, ठीक है। उसके साथ उसको फीवर, फटीग, आर्थ्रैल्जिया भी हो रहा है। और लैब इन्वेस्टिगेशंस में हमने जैसे कि उसमें भी करवाया था कि ESR करवाया, रेज्ड आया था, ल्यूकोसाइटोसिस थी, लेकिन नेगेटिव रूमेटाइड फैक्टर था। तो व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस ऑफ नोड्यूल्स, गिव द 2 मोस्ट इटियोलॉजीज़ जो इसकी होती हैं वो आपने बतानी है कि मोस्ट कॉमन इटियोलॉजीज़ इसकी क्या होती हैं। इदमा नोडोज़न की, ठीक है, वो आपने लिखते नहीं है। इन्फेक्शंस हो सकते हैं प्रेगनेंसी में और कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ ड्रग्स, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गिव द टू ट्रीटमेंट ऑप्शंस में आपने बता देना है कि वो जो सिम्टोमेटिक थेरेपी है जो हम वो सारी करवा रहे हैं, बेड रेस्ट, एलिवेशन और दर्द वगैरह के लिए। और फिर अगर रेजिस्टेंट केसेस तो डेप्सोन वगैरह हम दे देंगे, पोटेशियम आयोडाइड दे देंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला आप जो है देख लें, और ये वाला ये वाला इसमें भी वही सोर थ्रोट वगैरह है। और उन्होंने पूछा हुआ है कि डायग्नोसिस क्या है, कौन सा ऑर्गेनिजम्स जो है वो स्ट्रेप थ्रोट में होता है, स्ट्रेप्टोकोकस होता है, और अदर कॉजेज ऑफ दिस कंडीशन, ठीक है। हो वही रहा है, सोर थ्रोट के बाद पेनफुल रेड नोड्यूल जो है वो शिन्स पे बन गए हैं और फिर उसके दर्दें वगैरह हो रही हैं बॉडी में, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अब इसके बाद हम करेंगे थोड़े छोटे मोटे टॉपिक्स, अदरवाइज़ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो गए हैं। इसमें जो सिस्टेमिक लिपिड एरिथमेटोसिस वाला टॉपिक है वो हम किडनी के साथ जो है ना करेंगे, रीनल के साथ कवर करेंगे, ठीक है, मतलब लंग्स या रीनल के साथ कवर कर लेंगे।